श्री विजय प्रकाश जी, सचिव डॉक्टर राणा भेद जी, पीठ सचिव श्री नीरज सिन्हा जी, बिहार विद्यापीठ की शिक्षा, संस्कृति और संग्रहालय की निदेशक डॉक्टर मृदुला प्रकाश जी, हमारी श्रीमती ज्योति वर्मा जी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, मेरा बहुत प्रणाम उनको। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो बिहार विद्यापीठ से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और यहाँ की बहुत सेवा कर रहे हैं। मैं उन सबको भी बहुत प्रणाम करता हूँ, और देवी और सज्जनों और यहाँ साथी छात्रों, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। ये ऐसी जगह है कि यहाँ आकर कोई भी, आप तो यहाँ रहते ही, पर नया आने वाला आदमी यहाँ अभिभूत हो जाता है और आपके मानस में ये सारी बातें आती हैं। यही वो जगह है या उन जगहों में से एक है जहाँ से हमारे देश का स्वतंत्रता आंदोलन, हमारा राष्ट्रीय अभियान संचालित होता है। ये वो जगहों में से एक है जहाँ इतनी सादगी से जीवन बिताने वाले लोगों ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली कॉलोनियल पावर, उपनिवेशवाद का स्रोत, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति थी, उसको खून की एक बूंद बहाए बगैर उखाड़ फेंका। इनके पास कोई महात्मा गांधी के नेतृत्व में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे और जिन्होंने राष्ट्रपति के बाद के अपने साल भी यहीं गुजारे, अंतिम सांस भी यहीं। मैं बहुत दफ़ा गौर करता हूँ कि भाई इनके पास जो इनका जो प्रभाव था, जो इनके पास शक्ति थी, उसका रहस्य क्या है? मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जिन्हें मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, उनके जीवन के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इन लोगों के पास, इन्होंने जो इतनी बड़ी ताकत को उखाड़ फेंका और अपने देश को आज़ाद कराया, इनके पास इनकी उस प्रभाव का, उस शक्ति का रहस्य क्या था? इनके पास कोई फौज नहीं थी। ये इनके जीवन से पता चलता है कि इनके पास कोई बहुत पैसे भी नहीं थे। अभी आपने दिखाया, चेक दिखाया, डॉक्टर साहब जब प्रिंसिपल थे तो 70 रुपये माहाना उन्हें तनख्वाह मिलती थी। तो भौतिक शक्ति इनके पास नहीं, आर्थिक शक्ति इनके पास नहीं, फिर कौन सा बल था इनके पास? इनके पास एक ही बल था और वो था नैतिक बल, आत्मबल। और आत्मबल से बड़ा बल इस दुनिया में कोई और होता नहीं। ऐसे लोगों को हमारी संस्कृति में, अब इसमें पुरुष से ये मत समझिए कि महिलाएं शामिल नहीं, लेकिन उनको कहा गया है धीर पुरुष। और क्या सुंदर बात कही है। धीर पुरुष की पहचान क्या है? उनके लिए वो
अच्छे अनुभव हो तो बहुत ज़्यादा आनंदित नहीं होते, कठिनाई हो तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते। और हरि ने कमाल की बात है का निंदन्तु नीति निपुण यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टा। जो नीति के जानने वाले लोग हैं वो चाहे मेरी निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी जी रहें घर में या चली जाएं, आद्य देवा मरणमस्तु वा यथेष्टा। चाहे मेरी जान आज चली जाए, चाहे मैं 100 साल का होकर मरूं। जो धीर पुरुष हैं वो अपने ये सारी चीजें हो तो भी वो अपने पास से विचलित नहीं होते। ये तो उनकी खूबी है, लेकिन ये आती कहां से? आत्मनो विंदते वीर्यम। ताकत आती है आत्मा को जानने से। और भारत की संस्कृति, दुनिया में कभी भी तुलना करता हूं तो मैं इस तरह तुलना नहीं करता हूं कि दूसरे कम हैं हमसे, नहीं। हर किसी को अपनी विशेषता के अनुसार अपना विकास करने का अधिकार है। हम कोई नहीं है कि हम दूसरों के बारे में जजमेंट में बैठे, लेकिन हमारा ये दायित्व है कि हम अपनी संस्कृति को समझें। अगर ये संस्कृति में निरंतरता है और ये हजारों साल से जिंदा है, जो और जगह संभव नहीं हुआ है, तो इसका कोई तो रहस्य, उसको समझने का प्रयास करें। इन्होंने उस रहस्य को समझ लिया। मैं बार बार कहता हूं, दोहरा रहा हूं, दुनिया में सब संस्कृतियां उन मानदंडों से परिभाषित होती हैं जो बदलते रहते हैं। हमारा शरीर ही रोज बदलता है। अब आपकी त्वचा का रंग, आपकी भाषा, आप कैसे अपनी आस्था को अभिव्यक्ति देते हैं, भारत की संस्कृति इससे परिभाषित नहीं होती। ये जो मानदंड हैं ये दूसरों को पैदा करते हैं, क्योंकि सबका रंग एक जैसा नहीं, सबकी भाषा एक नहीं, सब एक तरह से अपनी आस्था को अभिव्यक्ति नहीं देते। भारत ने कैसे परिभाषित किया? अभी हमारा G20 हुआ है, उसका स्लोगन क्या था? मशहूर श्लोक है, उसमें से लिया गया था, वसुदेव कुटुंबकम अयम निज परो वेति गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। भारत की संस्कृति ने सिर्फ मानव नहीं, पेड़ पौधों में भी आत्मा देखी है, जानवरों में भी आत्मा देखी है। हमें ये अधिकार नहीं देती हमारी संस्कृति कि हम किसी के पैर पे पैर रखें, क्योंकि हमें ये बताया गया है हम सब आत्मा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें ये बताया गया है कि मैं दूसरे को तकलीफ दूंगा तो वो तकलीफ पलट के मेरी तरफ आएगी। अच्छे आचरण के लिए कोई संस्कृति दुनिया की नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि अच्छा आचरण करो। लेकिन फर्क क्या है? हमारे यहाँ कहा गया मतलब अच्छा आचरण दूसरों के साथ करो। हमारी संस्कृति का जो मूलभूत सिद्धांत है वो ये है कि अच्छा आचरण तुम मेहरबानी नहीं कर रहे, ये तुम्हारी अपने स्वार्थ में है कि तुम दूसरों से अच्छा आचरण करो। Whatever goes around comes around। और ये जो इससे जो एक
एक जो सोच में जो बड़ापन आता है, यो वे भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, मानस का विस्तार। आप यहाँ पे हैं, ये तो विद्यापीठ है। विद्या का क्या उद्देश्य बताया गया? तद्वितीय जन्म, आपका जन्म जिस परिवार में हुआ है उसकी सोच, उसके संस्कार, उसके दृष्टिकोण, उसके एटीट्यूड्स लेके आप आते हैं, आप बड़े होते हैं। विद्या का उद्देश्य ये बताया गया कि ये दूसरा जन्म है। दूसरे जन्म का क्या मतलब है? मैं किसी परिवार में पैदा हुआ, मैं किसी जाति में पैदा हुआ, मैं किसी संप्रदाय में पैदा हुआ, मैं किसी भाषा बोलने वालों के बीच में पैदा हुआ। मुझे कहा गया कि अब वो सब जो संकुचित सोच है उसे छोड़ दो। विद्या का मतलब है मानस का विस्तार, और मानस के विस्तार का मतलब है कि अब वरना विद्या का कोई फायदा नहीं। और दूसरा भी क्या है? तेजस्विना वधीतमस्तु, विद्या के नतीजे में आपके अंदर वो तेज पैदा होना चाहिए जिससे न केवल आपका जीवन आलोकित हो बल्कि आप दूसरों के जीवन को आलोकित कर सकें। वो हमारी, जिसे हम कहते हैं भारतीय ज्ञान, वो ज्ञान। स्वामी विवेकानंद ने जब अपनी संस्था बनाई तो उन्होंने उसका मोटो क्या रखा? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चा। मतलब हमारी संस्कृति में सबसे बड़ा जो उद्देश्य है मानव जीवन का, वो है मोक्ष प्राप्त करना। उन्होंने कहा कि अब मोक्ष प्राप्त करना, इफ यू वांट टू लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम ह्यूमन कंडीशन, तो दूसरों के हित के लिए काम करो। दूसरों का दुनियावी फायदा करके आप अपनी आखिरत को बेहतर कर सकते हैं। ये भारत की सोच है। हमारा इंसानों में स्वार्थ स्वाभाविक तौर पर आता है। तो उन्होंने कहा कि ये कहने की बजाय कि इसको छोड़ दो, कहा हमें ये बताया गया कि तुम्हारा स्वार्थ इसमें है कि तुम परमार्थ का काम करो तो तुम्हारा स्वार्थ होगा। स्वामी विवेकानंद ने इसी जो ये सांस्कृतिक मूल्य और आदर्श, क्या सुंदर उन्होंने वाक्य कहा। उन्होंने कहा भारत के दो ही राष्ट्रीय आदर्श हैं, त्याग और सेवा। इसमें घनीभूत कर दो। और उन्हीं के ही रामकृष्ण मिशन के एक संत हैं, उन्होंने उसमें भी सुधार किया। उन्होंने कहा कि असल चीज त्याग है। त्याग से ही सेवा आती है, त्याग से ही विद्या आती है, त्याग से ही मोक्ष। हर चीज त्याग से है। त्याग का मतलब क्या? कि जहां मैं केवल अपने बारे में न सोचूं, मेरा जीवन केवल मेरे लिए न हो, बल्कि उससे बड़ा उद्देश्य। मैं तो कहता हूं कि मेरा बस चले तो मैं कंपल्सरी कर दूं कि जिस कमरे में डॉक्टर साहब ने आखिरी सांस ली है, जरा उससे जाके देख लो। क्या प्रेरणा का स्रोत, उनकी पूरी जिंदगी, जिसे हम कहते हैं सादा जीवन, उच्च विचार, उसका प्रमाण है। राष्ट्रपति रहने के बाद यहाँ आके इस दो छोटे से कमरों की जगह, ये उनकी अपनी पसंद थी। ऐसा नहीं था कि दूसरे उनके पास विकल्प नहीं मौजूद। लेकिन ये सारे हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो अग्रणी नेता, ये इनके जीवन की विशेषता।
ये गांधी जी के प्रति जो उनका समर्थन था, बापू के प्रति, उनसे जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, ये उसका नतीजा था। और गांधी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ एक से एक विभूतियाँ पैदा होती, लेकिन हमारे यहाँ जो जिस इतिहास को हम जानते हैं, आदि शंकरा से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, महात्मा गांधी तक, और महात्मा गांधी के जो ये उनसे प्रेरणा प्राप्त करने वाले, कभी किसी ने भी, मैं आदि शंकरा से लेकर कह रहा हूँ, कभी किसी ने ये दावा नहीं किया कि ये मेरे मौलिक विचार हैं। उन्होंने हमेशा कहा ये भारतीय संस्कृति की सीख है। ये संस्कृति हमें ये बताती है कि विविधता, अनेकता, बहुधा, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये नैसर्गिक कानून है, लॉ ऑफ नेचर है। इसका सम्मान करो, इसे स्वीकार करो, लेकिन इस विविधता, अपने अंदर ये क्षमता पैदा करो कि सामने से नजर आने वाली इस विविधता के पीछे छुपी हुई वास्तविक एकता को देख सको। हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और मैं दोहरा रहा हूं चूंकि मुझे वो बहुत ही पसंद है। मनसा एवा इदम आपता व्ययम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्यो सा मृत्यु गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। जो कोई, ये विविधता को स्वीकार करो, इसका सम्मान करो, लेकिन कभी ये मत भूलो कि अगर तुमने इसको वास्तविक मान लिया और इसके पीछे जो छुपी हुई एकता है उसको नजरअंदाज किया, तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसको कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वास्तविक एकता देखने का क्या मतलब है? वास्तविक एकता देखने का मतलब वो है कि जो शुरू में मैंने निवेदन किया कि जहाँ हर कोई मुझे अपना विस्तार नजर आए, और मुझे जिस दिन ये बात समझ आ गई और मैंने इसको आत्मसात कर लिया, क्या कभी ये संभव है कि मैं फिर ये जितने आदर्श आप कहते हैं राष्ट्रीय एकता, आप कहते हैं, हम कहते हैं सेकुलरिज्म, हम कहते हैं डेमोक्रेसी, हम कहते हैं समाजवाद, अब कोई भी जो भी मानव कल्याण की चीज़ है, क्या फिर कभी संभव है कि मानव कल्याण के किसी काम के पीछे हम रह जाएं, उससे हट जाएं या उसको नुकसान पहुंचाएं? ये लोग वो हैं। और हम आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे पहले राष्ट्रपति, उनके पुण्यतिथि पे इकट्ठे हुए हैं। इस मौके पे मैं यही कहूँगा, ये लोग वो हैं जिन्होंने इस चीज़ को आत्मसात कर दिया, जिनका जीवन अपने लिए नहीं था, वो दूसरों के लिए जिए, और वही लोग प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। मुझे बहुत खुशी है यहाँ के, आज का दिन कोई लंबे भाषण का नहीं है। आज के दिन तो हम सब अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि हमें उनका जीवन हमारे लिए ऐसा प्रेरणा, सिर्फ इतना नहीं कि हम यहाँ आ गए और श्रद्धांजलि दे, बल्कि हम उन्होंने जिस तरह जीवन जिया है उसकी कुछ छाप, हमारे कुछ छोटी मोटी छाप भी अगर हमारे जीवन पर पड़ गई तो मैं मानता हूँ हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।
कॉलेज को विश्वविद्यालय बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में हम कोई भी जन्म दिवस, किसी भी महान विभूतियों का जन्म दिवस या फिर उनके पुण्यतिथि हम मनाते हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम उनके विचारों का अर्थात उनके हम रास्तों पर चल सकें। आपने राजेंद्र प्रसाद के विचारों एवं सरल आचरण से परिचय कराया। बहुत ही सहज और शालीनता के साथ राजेंद्र प्रसाद के नैतिक मूल्यों को हम सभी के समक्ष आपने रखा। भारतीय संस्कृति के महानता से आपने परिचय कराया। वास्तव में भारतीय संस्कृति महान और अनुकरणीय है। आपके इस विद्वता को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। विद्या ददाते विनियम के उदाहरण हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब यह कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय का यहाँ आना हम सभी के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस समारोह में उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय एवं सभी अतिथियों के धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु मैं शिक्षा, संस्कृति एवं संग्रहालय बिहार विद्यापीठ की निर्देशिका, जो विगत 30 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग की प्राचार्या हैं, महिला चरखा समिति की सचिव हैं, डॉक्टर मृदुला प्रकाश मैम को आमंत्रित करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत।